हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के लेक्चर नंबर 10 पर हैं। और यहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे सेक्शन नंबर 10 का सेकंड एसेंशियल होने वाला है। आप सभी को पता है कि अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, जिससे कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरीके से समझ में आए, उस चीज को कर चुके हैं। और अब हम मेन कोर सेक्शंस पर पहुंच चुके हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 10। और सेक्शन नंबर 10 के जो 5 एसेंशियल कंडीशन है, जिसमें ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन समाहित हैं, उस पर हम आ चुके हैं। और यहां पर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर अभी हम जो है सेक्शन नंबर 10 के दूसरे एसेंशियल कंडीशन को कर रहे हैं, जो कि है आपका लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक बार बता दो फटाफट से, मेरी आवाज क्लियर है तो मैं सेशन को आपके लिए स्टार्ट कर सकता हूं। फिर हम जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम जो है किस पर, अपने जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास पर। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास में आज हम सेक्शन नंबर 10 के सेकंड मतलब सेक्शन नंबर 10 के सेकंड एसेंशियल को करने वाले हैं, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। ठीक है, अब देखो, अब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन को समझने के लिए आपको जो है दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझना है, दैट इज सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस को अगर आप समझ पाए तो आप ये समझिएगा कि आपका ये वाला पार्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, अब लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर यहां पर आप किसी भी एग्रीमेंट को बना रहे हैं, किसी भी एग्रीमेंट को बना रहे हैं, और वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा, जब आप सेक्शन नंबर 10 में लिखी हुई कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, तब पार्टी से बोला जाएगा कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है। अब सेक्शन नंबर 10 में 5 कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। एक कंडीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वी आर डिस्कसिंग द सेकंड कंडीशन, दैट इज लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज लॉफुल ऑब्जेक्ट होगी और क्या चीज लॉफुल कंसीडरेशन होगी, इसको डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि एक लॉफुल कंसीडरेशन है या फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए सेक्शन 23 और सेक्शन 24 को अभी हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से एग्रीमेंट करता है, ए जो है बी से एग्रीमेंट करता है, या फिर इसको ऐसे समझिए, एग्जांपल के तौर पर अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पर्सन है, ये है ए, ठीक है, ये बी से एग्रीमेंट करता है कि आप जो है अपूर्व शर्मा को गोली मार दो। ठीक है, आप अपूर्व शर्मा को गोली मार दो, शूट कर दो, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। कितने? 5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, या फिर मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी पर्सन के कितनी हाई सिक्योरिटी के साथ वो पर्सन रह रहा है। तो अब इस केसेस में देखिएगा कि ए ने बी के साथ में एक जो है क्या एग्रीमेंट किया है, और ये कहा है कि वो उसको 50 लाख रुपीस देगा अगर वो जो है अपूर्व को किल कर दे तो। ठीक है, अगर वो अपूर्व को किल कर दे तो इसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एग्रीमेंट का बेसिक पर्पस आप क्या बता सकते हो। एक तो सबसे पहले ये बताओ, ये वैलिड एग्रीमेंट होगा या फिर वॉइड एग्रीमेंट होगा क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या फिर वॉइड है। अब यहां पर आप याद रखिएगा कि सेक्शन नंबर 23 में आपको बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन की बॉडी को इंजरी करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी करने के लिए कोई एग्रीमेंट करता है, तो वो सारे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, वो आपके वॉइड एग्रीमेंट होंगे। क्लियर है? तो लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो बस समझा रहा हूं। तो अब यहां पर आप ये बताइए कि इसमें आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कंसीडरेशन क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है और कंसीडरेशन क्या है, ये आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है। ये वॉइड एग्रीमेंट है, बिल्कुल सही बात है, वॉइड एग्रीमेंट है, हम इस बात से सहमत करते हैं। लेकिन बस इस इलस्ट्रेशन में आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी कंसीडरेशन क्या है। देखो, अगर हम इसको देखें तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कि अपूर्व को किल करना। ठीक है, ठीक है,
और कंसीडरेशन पार्ट क्या है, कंसीडरेशन 50 लाख रुपए है। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है और कंसीडरेशन है, ये पूरे पूरे जो है क्या, पूरे के पूरे इस एग्रीमेंट का क्या है, पूरे के पूरे इस एग्रीमेंट का दोनों ही पार्टी के लिए, इसका भी ऑब्जेक्ट है, इसका भी कंसीडरेशन है, इसका भी ऑब्जेक्ट है और इसका भी कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन क्या है, इसका मोटिव है कि बी अपूर्व को किल कर दे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो 50 लाख रुपए इसलिए दे रहा है कि बी जो है अपूर्व को किल कर दे, ठीक है। और इसको कंसीडरेशन ए 50 लाख रुपए क्यों दे रहा है, 50 लाख रुपए इसलिए दी जा रही है कि वो उसको मार दे। बी का मोटिव क्या है कि मैं अगर अपूर्व को मार दूं तो मेरे को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यहां पर ये डिटरमाइन करना कि लॉफुल कंसीडरेशन, ये नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन क्या होंगे, तो यहां पर ये डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और लॉ ने कहा कहीं पर भी हमारा कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं बता रखा है। इसी वजह से हम यहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट को पढ़े या फिर लॉफुल कंसीडरेशन को पढ़े, दोनों को जो है कंबाइंडली पढ़ते हैं, दोनों को कंबाइंड करके पढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोनों को कंबाइंड करके पढ़ा जाता है, क्लियर। तो अब यहां से हमारी अब कहानी स्टार्ट होती है और अब हम लॉफुल कंसीडरेशन जो है क्या, लॉफुल का, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है वो सर कंसीडरेशन मींस रुपीज, कंसीडरेशन का एक सेपरेट पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। अब देखो समस्या क्या है कि बीच बीच में आके क्लास ज्वाइन करेंगे, स्टार्टिंग से जो सीरीज चल रही है उसको देखेंगे नहीं। 9 लेक्चर हो चुके हैं और अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिर्फ ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें ये कंसीडरेशन क्या होगा, प्रपोजल क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगी, अनलॉक मतलब, और आपका क्या कहते हैं प्रॉमिस कब बनेगा, एग्रीमेंट कब बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, ये पूरा फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया है। तो कंसीडरेशन के उस लेक्चर को नहीं देखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे। तो पहले उन 9 लेक्चर को देखो, तब 10वां देखना, तब जाकर के ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब सवाल ये है कि जो सेक्शन, एक मिनट, इस पीपीटी को मुझे आपको देना है, इस वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये है सेक्शन 23 हमारे 2 वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। किसके बारे में बात कर रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में और लॉफुल कंसीडरेशन के बारे में, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों ही वर्ड सेक्शन नंबर 23 में डिफाइन है, ठीक है। अब आपका यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जा रहा है और उस एग्रीमेंट में लॉफुल ऑब्जेक्ट है प्लस लॉफुल कंसीडरेशन है, तो वो सारे एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएंगे, वो सारे एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे और पार्टीज जो है बाउंड हो जाएंगे उनको परफॉर्म करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपका ना तो लॉफुल कंसीडरेशन है या फिर लॉफुल जो है ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ऐसे केसेस में वो क्या होंगे ये बात आपको सेक्शन नंबर 23 पैरा सेकंड में लिखी हुई है, ठीक है, पैरा सेकंड में लिखी है। नोट्स बनाते जा रहे हो और बेरेक्ट रखी हुई है कि नहीं, हैंड रिटन नोट्स सबके बन रहे हैं। अब तो मैंने हैंड रिटन जो भी मैं यहां पर लिखता हूं उसकी क्लासेस भी देना आपको शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे आइए सेक्शन नंबर 23 पर, फटाफट से सेक्शन नंबर 23 को खोलेंगे एक बार, ठीक है। सेक्शन नंबर 23 हमने खोल लिया है, ठीक है, सेक्शन नंबर 23 खोल लिया। अब एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 23 के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो इलस्ट्रेशंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पीटी में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सारे इलस्ट्रेशंस को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक के और उससे जितने भी आगे के इलस्ट्रेशंस हैं सबको आपको बहुत ही ज्यादा क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। अच्छा दिख नहीं रहा है तो अपने ये बेयर एक्ट ही तो खोल रखा है, अपना बेयर एक्ट अगर खोल लोगे तो अभी दिख जाएगा, अपना बेयर एक्ट अगर खोल लोगे तो अभी दिख जाएगा। अब इसमें यहां पर पढ़ो, यहां पर क्या कह रहा है, सेकंड पैरा, इन ईच ऑफ द केसेस द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। मतलब क्या बोला गया, मान लीजिए कि कोई भी कंसीडरेशन है या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्या है, कोई भी कंसीडरेशन है या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी जो है कोई भी
ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी एग्रीमेंट का वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। अब यहां से आपको क्या पता लगा, यहां से आपको ये पता लगा कि एक अगर लॉफुल कंसीडरेशन, अनलॉफुल मतलब एक कंसीडरेशन या फिर एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और वो लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन क्या है, आपकी अनलॉफुल है, तो ऐसे केसेस में आपको बताया गया है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेंगे ही नहीं, याद रखिएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेंगे ही नहीं, वो एग्रीमेंट आपके क्या कहलाएंगे, वो एग्रीमेंट बेटा आपके कहलाएंगे यहां पर वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर हुई। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को 50 लाख रुपए देने हैं जब वो अपूर्व का बी मर्डर कर देगा, तो उसका पर्पस क्या है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल क्यों है, क्योंकि ये हमारा प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय। अब देखो अनलॉफुल तो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इसको समझाऊंगा कि आपके अनलॉफुल में क्या क्या चीजें आती हैं। लेकिन अगर हम उसी एग्जांपल पर चले हैं जहां पर ए जो है क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि बी अपूर्व को मार दे, तो वो उसको 50 लाख रुपए दे देगा और अपूर्व को मार दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये एग्रीमेंट आपका अनलॉफुल क्यों है, क्योंकि आपका इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी की जान ले रहा है तो उसको पनिशमेंट होगी, और ऐसा इंडिया में कोई भी किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, तो इसी वजह से आप इस पूरे इलस्ट्रेशन में देखोगे कि द पर्पस एंड द ऑब्जेक्ट इज द अनलॉफुल। जब पर्पस और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो ऑटोमेटिकली उस पर्पस के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कंसीडरेशन दी जा रही है, हम उसको भी अनलॉफुल ट्रीट करके चलेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज द परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ अनलॉफुल। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको ये समझाया था। तो सेक्शन नंबर 23 पैरा 2 ने क्लियर बोल दिया कि जितनी भी चीजें भारत में अनलॉफुल हैं, चाहे वो कोई भी हमारा एग्रीमेंट बन रहा हो जिसमें हमारी या तो कंसीडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट, दोनों में से एक भी चीज अगर आपने ऐसी पाई जो कि आपकी अनलॉफुल है, तो वो सारे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होंगे, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट की शेप लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये आपको यहां पर बता दिया। अब यहां पर आप जो है इसको एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव से समझिए। ठीक है, अब यहां पर पहले सेक्शन 23 को समझने से पहले हमें एक बार सेक्शन नंबर 24 पर चलना है। ठीक है, 24 हमसे क्या कह रहा है, एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर चार जो है मैं सिचुएशंस बताऊंगा, चार सिचुएशन से आपको बताऊंगा कि सेक्शन 24 आपसे क्या कहना चाहता है। सेक्शन 24 आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है और उसका कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन अनलॉफुल है, तो ऐसे केसेस में हम उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। क्लियर है। दूसरी बात यहां पर इसमें यह भी बोला गया है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट आधा या फिर कोई भी कंसीडरेशन आधा, ठीक है, या फिर उसका कोई भी पार्ट अगर हमारा अनलॉफुल है, तो ऐसे केसेस में हम उसको भी वॉइड बोलेंगे या नहीं, यही हमें देखना है। ठीक है, यही बात आपको सेक्शन 24 ने बताई है। तो नाउ कम टू द कंडीशन ऑफ सेक्शन नंबर 24। 23 को पढ़ने से पहले 24 को पढ़ना बहुत ज्यादा रिक्वायर है। ठीक है, ये बात कर रहा है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लॉफुल ऑब्जेक्ट की किसकी बात कर रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस लॉफुल कंसीडरेशन, इन दोनों ही पॉइंट्स की बात कर रहा है। अब इसमें आपको चार सिचुएशंस में बताता हूं एक एक करके। ठीक है, इन चारों सिचुएशंस को आप जो है ध्यान से समझिएगा। द सिचुएशन नंबर 1, फर्स्ट सिचुएशन इज, पहली सिचुएशन क्या है, इसको यहां पर ध्यान से समझना। ठीक है, पहली सिचुएशन बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, एक एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसका कंसीडरेशन है। ठीक है, एक एग्रीमेंट में सिर्फ जो है एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही कंसीडरेशन है। तो यहां पर अगर इन दोनों में से मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है, तो क्या ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? प्लीज राइट इन द कमेंट्स बॉक्स, फटाफट से बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्रीमेंट बन सकता है? तो क्या ये एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है?
मान लीजिए एक एग्रीमेंट है दो पार्टियों के बीच में जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है और एक ही कंसीडरेशन है, ऑब्जेक्ट हमारा अनलॉफुल है, ठीक है, तो क्या हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ले जा सकते हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, दैट इज व्हाई द कंडीशन नंबर 1, दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। सेम सिचुएशन को अगर हम रिपीट करें, ठीक है, तो यहां पर अब मैं ये लिख दूं कि ऑब्जेक्ट तो लॉफुल है, ऑब्जेक्ट इज लॉफुल बट कंसीडरेशन इज अनलॉफुल, कंसीडरेशन इज अनलॉफुल। अब मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? जल्दी से बताओ है? अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल है, कंसीडरेशन अनलॉफुल है, तो क्या ये कंसीडरेशन हमारा, क्या ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। तो कंडीशन नंबर 1 हमें दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड, दोनों में आपको क्या बता रहा है? आपको बता रहा है कि आपका जो है क्या होगा, या तो आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो, वो एग्रीमेंट आपके वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, वो कभी भी आपके जो है वैलिड एग्रीमेंट का रूप नहीं ले सकते। नाउ कम टू दी सेकंड कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सेकंड, ठीक है, एक एग्रीमेंट है, अब इस एग्रीमेंट को समझिएगा ध्यान से कि इस एग्रीमेंट में जो है एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, ठीक है, एक एग्रीमेंट में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लस यहां पर एक कंसीडरेशन है, इन चारों की एक ही कंसीडरेशन है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक एक्सेप्शनल कंडीशन बताई गई है, दैट इज कि आपका जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 अनलॉफुल है, ठीक है, लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो है आपका वैलिड है, ठीक है, लॉफुल है, ठीक है, ये भी आपका लॉफुल है ऑब्जेक्ट नंबर 2, और ये भी आपका लॉफुल है, ये भी आपका लॉफुल है। अब ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं एक एग्रीमेंट के अंदर 4 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नंबर 3 क्या है? हमारा अनलॉफुल है, बाकी के 3 हमारे लॉफुल है। तो इन चारों की एक ही कंसीडरेशन है, दैट इज कंसीडरेशन नंबर 1। तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट का रूप ले सकता है? ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सकता है? प्लीज टेल मी, जल्दी बताओ, कमेंट्स बॉक्स में बताया करो यार। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहां पर कंसीडरेशन, अगर यहां पर हमारी जॉइंट कंसीडरेशन, ठीक है, जॉइंट कंसीडरेशन है और हमें यह नहीं पता कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कितनी कंसीडरेशन है, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कितनी कंसीडरेशन है, इसी वजह से ये कंडीशन नंबर सेकंड भी हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 24 देखने में तो पिद्दा सा है, 2 लाइन का सेक्शन है, लेकिन है बहुत अंदर, और अगर ये सेक्शन नहीं समझ में आया तो 23 की कंडीशन नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें किस तरीके के कितने कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कितनी कंसीडरेशन हो सकती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? नाउ कम टू दी कंडीशन नंबर 3, ठीक है, कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 इज एक एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट में मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक है, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक कंसीडरेशन नंबर 1, कंसीडरेशन नंबर 2, 2 कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन 2 है,
क्लियर? मान लीजिए नहीं, कुछ भी इलीगल हो तो वो वॉइड होगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा, चौथी कंडीशन पे आता हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेट करो। मैं तीसरी कंडीशन पे हूं, पहले इतना समझो। देखो, थोड़ा सा ना आगे भागने की कोशिश मत करो, उससे ना आपका लॉस होगा, फायदा नहीं होगा, लॉस होगा। क्यों? यहां पर मैं आपको कुछ, अगर इसमें इतनी बात लिखी होती कि सारे ही मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन अगर वॉइड हो जाएगी तो फिर मैं आपको पढ़ा क्यों रहा होता? और फिर अगर आप इतने ही समझदार होते तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए होते, फिर आप पढ़ क्यों रहे होते, है ना? तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही भाई? एक बच्चे को क्लियर नहीं आ रही या फिर सभी को क्लियर नहीं आ रही? क्यों? एक को क्लियर नहीं है या सभी को क्लियर नहीं है? बताओ जरा। ठीक है, तो आगे मत चलिए, आगे मत चलिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कोई टेक्निकल पॉइंट होगा, इसी वजह से सेक्शन 24 को इतनी देर तक समझाया जा रहा है। ठीक है, और अगर इसी अप्रोच से पढ़ लिया होता तो फिर क्या है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना यार। तो ना मेरी जरूरत होती, ना आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत होती, आप कहीं मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे होते, है ना? समझ रहे हो? तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो। कुछ बताया जा रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई राज है। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट एक है किसी भी एग्रीमेंट में और दो कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन दो है। ठीक है, अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर एक कंसीडरेशन हमारी अनलॉफुल है, एक कंसीडरेशन हमारी अनलॉफुल है। ठीक है, दो पार्ट में कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन नंबर 1, कंसीडरेशन नंबर 2। अब मुझे यहां पर ये बताओ, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कौन से मतलब ये दोनों कंसीडरेशन कितने पोर्शन को, ऑब्जेक्ट को कवर कर रही हैं। तो ऐसे केसेस में बताइए कि क्या ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? ये एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो यहां पर अगर कंसीडरेशन ये नहीं बताई गई है कि ऑब्जेक्ट के कितने पोर्शन के लिए या पार्ट के लिए है, कंसीडरेशन 1 और कंसीडरेशन 2 और जॉइंट कंसीडरेशन है, और उसमें से एक पार्ट आपका क्या है, अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमने देख ली। अब यहां पर, अब आपकी वाली बात यहां पर सही है, जिस बच्चे ने ये लिखा था कि कोई भी चीज मतलब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो या फिर कंसीडरेशन अनलॉफुल हो, वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम इसके जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। वो क्या है? वो है आपका कंडीशन नंबर 4। कंडीशन, अब ये फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है? फोर्थ कंडीशन आपसे कह रही है ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4 है। किसमें? किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी एग्रीमेंट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4 है, किसी भी एग्रीमेंट में। और आगे आइए, और क्या बोला? ठीक है, अब यहां पर एक एग्रीमेंट में चार तो हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और चार ही कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन नंबर 1, कंसीडरेशन नंबर 2, कंसीडरेशन नंबर 3, कंसीडरेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहां पर हमें हमें ये पता है कि इस एग्रीमेंट में चार हमारे ऑब्जेक्ट हैं और चार हमारी कंसीडरेशन। ठीक है, अब ये इसमें से मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमारा अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमारा अनलॉफुल है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता है कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 के लिए कंसीडरेशन नंबर 2 है, कंसीडरेशन नंबर 2 है। बाकी हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, हमारा लॉफुल है, एल लिखता हूं, इसकी कंसीडरेशन भी लॉफुल है, एल लिख रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 लॉफुल है, कंसीडरेशन नंबर 3 लॉफुल है, ऑब्जेक्ट नंबर 4 लॉफुल है, कंसीडरेशन नंबर 4 लॉफुल है। ठीक, तो अब यहां पर मुझे ये बताइए, क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? प्लीज, वो बच्चा जो कह रहा था कि सारे ही जो है क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्ट मतलब अनलॉफुल हुआ और कोई भी कंसीडरेशन का पार्ट अगर अनलॉफुल हुआ तो वो पूरी तरीके से क्या बन जाएगा, वो हमारा पूरी तरीके से वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब मुझे इस चीज का जवाब दो कि क्या ये भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट अनलॉफुल है और कंसीडरेशन जो है हमारी चारों ही लॉफुल है। तो क्या ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ,
वो स्टूडेंट बताए, मेरे को नाम नहीं ध्यान है, ऊपर चला गया कमेंट, वो स्टूडेंट मुझे बताएं, वो स्टूडेंट मुझे बताएं कि क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा या फिर वॉइड होगा। वॉइडेबल हो सकता है क्या? नहीं। अब यहां पर आप समझो, अब यहां पर समझो, अब यहां पर यही तो इस सेक्शन का क्रक्स है। सेक्शन 24 यही तो आपको बोल रहा है, यही बोल रहा है। और प्रीलिम्स अगर किसी ने दिया होगा तो आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि एक रूल होता है जिसको आप बोलते हो ब्लू पेंसिल रूल। सुना है किसी ने ये? किसी ने ये सुना है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो ब्लू पेंसिल रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लू पेंसिल रूल कहलाता है। क्या आपने वो पॉइंट सुना है? किसी ने भी आज तक सुना हो? किसी भी पर्सन ने वो सुना हो? नहीं सर। अब यहां पर हम ब्लू पेंसिल रूल को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन नंबर 24 आपसे प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्लू पेंसिल रूल से डील करता है। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ब्लू पेंसिल रूल से डील करता है। क्लियर? तो अब यहां पर आप इसमें लिख लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 सेक्शंस हैं। लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, प्रीलिम्स में हर बार पूछे जाएंगे और सब जगह गलत करके आओगे। ठीक है, तो इसमें आपके 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है 24, पहला सेक्शन है 20, पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 24 जो हम पढ़ रहे हैं, ब्लू पेंसिल रूल। दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका, यहां पर लिखिए, सेक्शन 57, वो भी ब्लू पेंसिल रूल के अंदर आता है, और सेक्शन 58। ठीक है, अभी हम ब्लू पेंसिल रूल के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये तीनों ही सेक्शन ब्लू पेंसिल रूल में आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ये तीनों ही सेक्शन ब्लू पेंसिल रूल में आते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। 24 में सेक्शन नंबर 24 में आपको क्या बताया गया? सेक्शन नंबर 24 आपको ब्लू पेंसिल रूल के बारे में बताता है, और इसके साथ 57, 58 बताता है। अभी हम 57, 58 नहीं कर रहे हैं, 57, 58 करेंगे तब मैं ब्लू पेंसिल रूल का जिक्र दोबारा करूंगा। ब्लू पेंसिल रूल क्या कह रहा है? ब्लू पेंसिल रूल आपसे कह रहा है, अब इसको समझिएगा, कि अगर एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में एक या फिर एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं, और उनकी जो कंसीडरेशन है वो हर एक पार्ट की कंसीडरेशन को हम अलग अलग डिटरमाइन कर सकते हैं, अलग अलग सेवरल कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल ही ऐसा दिया है कि 4 ऑब्जेक्ट हैं एक एग्रीमेंट में और इनकी चारों की अलग अलग 4 कंसीडरेशन है। अब मान लीजिए ये जो कंसीडरेशन थी वो भी लॉफुल थी, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर अनलॉफुल है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर अनलॉफुल है। तो यहां पर अब क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट नंबर 1 की कंसीडरेशन नंबर 1 है, हमें पता है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 की कंसीडरेशन नंबर 2 है, ये भी पता है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 की कंसीडरेशन नंबर 3 है, ये भी पता है। ऑब्जेक्ट नंबर 4 की कंसीडरेशन है, वो भी हमें, कंसीडरेशन 4 है, ये भी पता है। अब समस्या क्या है? इंपॉर्टेंट समस्या और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये वाला एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, और सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल हो सकती है। ये एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इवन दो एक ऑब्जेक्ट यहां पर आपका कैसा है? अनलॉफुल है। अब ये कैसे बनेगा? ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? तो यहां पर लगाएंगे ब्लू पेंसिल रूल, और ब्लू पेंसिल रूल से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी कि जो आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है और वो ऑब्जेक्ट प्लस उसका जो आपका कंसीडरेशन है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इट मींस सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ? सेपरेट करने का कि हम इसको सेवरेबल कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के ऐसे पार्ट को जो कि हमारा एक अलग से ऑब्जेक्ट है और अलग से उसका कंसीडरेशन है, इस पार्ट को हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4 लॉफुल है, कंसीडरेशन 1, कंसीडरेशन 3, कंसीडरेशन 4 लॉफुल है। तो ये जो बची हुई 3 कंडीशन है, ये आपकी तीनों कंडीशन इस एग्रीमेंट की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी 4th पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 24। देखने में तो खुदा सा सेक्शन है और सारे लोग आज तक बस यही समझते आए हैं,
सारे लोग आज तक यही समझते आए हैं कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा कितना भी पार्ट अनलॉफुल है हम उसको वॉइड बोल देंगे। कंसीडरेशन अगर हमारी थोड़ी या फिर पार्ट में मतलब पार्ट में या फिर पूरी अनलॉफुल है अनलॉफुल बोल देंगे। लेकिन ये ब्लू पेंसिल रूल की थ्योरी है कि हम इस पेंसिल से उस पार्ट को हटा सकते हैं जिसको कि सेपरेट किया जा सकता है, उसके बाद बचा हुआ रेस्ट ऑफ पोर्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 24 ने ही बताया है कि ये जो है आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। आ गई इतनी बात समझ में? आ गई सभी को इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? तो ये है हमारा ब्लू पेंसिल रूल, प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है? क्लियर है? नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 23। अब आइए सेक्शन नंबर 23 पर। सेक्शन नंबर 23 का पार्ट 2 में आपको करा चुका हूं, जो आपको बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन अगर जो है क्या है, अगर अनलॉफुल है तो ऐसे केसेस में वो एग्रीमेंट्स आपके वॉइड होंगे, ठीक है? वो आपके एग्रीमेंट वॉइड होंगे। अब आइए सेक्शन नंबर 23 पर। सेक्शन नंबर 23 बस अगले 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट और जो है क्या करना है, ऑब्जेक्ट विल बी वॉइड, ठीक है? सेकंड ऑब्जेक्ट 2 विल बी वॉइड। देन अगर हम उसको उससे सेपरेट कर सकते हैं, उससे सेपरेट कर सकते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट 1 हमारा, हम उसको सेपरेट कर सकते थे ब्लू पेंसिल से राइट खींच के, क्योंकि उसकी कंसीडरेशन भी अलग थी, ठीक है? उसकी कंसीडरेशन भी अलग थी, इसी वजह से। क्लियर? तो अब हमने उसको सेपरेट कर दिया तो बचा गया ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4, जो कि आपके क्या है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4 लॉफुल है। उसके लिए ऑब्जेक्ट 1 की कंसीडरेशन लॉफुल है, ऑब्जेक्ट 3 की कंसीडरेशन सेपरेट की जा सकती है, अलग से बताई हुई है, फिर ऑब्जेक्ट 4 की कंसीडरेशन वो भी सेपरेट है और यहां पर अलग से बताई हुई है, ठीक है? तो ऐसे केसेस में हम इस वाले पार्ट को जो कि हमारा अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 और इसकी कंसीडरेशन को हटाकर सेपरेट कर देंगे, और पार्टी एग्रीमेंट की जो पार्टी है वो इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या करके इन तीनों ही एग्रीमेंट को पूरी तरीके से आगे कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकती है। दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्शन नंबर 24, ठीक है? अब यहां से अब चलते हैं सेक्शन नंबर 23 पर, ठीक है? अब यहां से थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना है और अपने दिमाग की बत्ती जलाकर रखनी है। किसी की दिमाग की बत्ती बुझी तो नहीं है अभी तक? ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल्कुल फ्यूज हो गया हो? एक सेक्शन बस, ठीक है? एक सेक्शन पढ़ाया है मैंने अभी तक, सेक्शन नंबर 24, ठीक है? अब ये यहां पर क्या कह रहा है, इसको पढ़ लीजिए, अब पढ़ लो इसको। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसीडरेशन फॉर 1, ठीक है? इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसीडरेशन ऑफ 1, कौन सा एग्जांपल है? पार्ट सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 3 है, सिचुएशन 4 है। कमेंट्स करके बताइए जल्दी से, ठीक है? दूसरा, और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनीवन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल कंसीडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट is unlawful, the agreement is void, the agreement is void। बस इसी चीज को पढ़ के सारे बच्चे क्या करते हैं, 24 का आंसर लगा के आ जाते हैं, 24 का आंसर लगा के आ जाते हैं कि चाहे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट, कंसीडरेशन का छोटा सा पार्ट अगर अनलॉफुल कहीं बताया गया है, अगर अनलॉफुल कहीं बताया गया है तो हम क्या करेंगे, उसको पूरी तरीके से डाल देंगे खड्डे में, पूरी तरीके से उसको क्या कर देंगे, खड्डे में डाल देंगे और कहेंगे भैया ये हमारा सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। और अगर इलस्ट्रेशन में हमसे ये पूछ लिया गया, इलस्ट्रेशन में ये हमसे पूछ लिया गया कि हम उसको सेपरेट कर सकते थे, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 4 थे और एक जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट 2 अनलॉफुल था, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि हमने सेक्शन 24 को बहुत डिटेल में पढ़ा है और हम तो जज बन के ही रहेंगे इतना पढ़ के, ठीक है? तो यहां पर हम बोल देंगे कि वॉइड है, ठीक है? और जब आयोग आंसर की भेजेगा तब वो कहेगा नहीं नहीं साहब वैलिड है, तब हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, तब हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। जैसे अभी राजस्थान का पेपर हुआ है, राजस्थान के पेपर में बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10 क्वेश्चन गलत हैं, कोई बोल रहा है कि 5 क्वेश्चन गलत हैं, कोई बोल रहा है कि 8 क्वेश्चन गलत हैं। गलत सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, गलत सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है लॉ के और 2 इंग्लिश हिंदी के। 4 टोटल ऑब्जेक्शन रेज हो सकते हैं, उसमें भी अगर इंग्लिश हिंदी वाले में जाओगे तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। वो ऑब्जेक्शनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इंग्लिश हिंदी के अगर ग्रामर के डिटेल्स रूल लगाए होते तो वो भी आंसर सही बैठ रहे हैं। क्लियर? फिर हम जो है आयोग के ऊपर, क्या आयोग ने गलत आंसर दे दिया, हमारी नहीं मानी, हम 1 नंबर से रह गए थे, वो क्वेश्चन हमारा गलत था, हमने डिटेल में पढ़ा ही नहीं था,
हमने डिटेल में पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। इतने से सेक्शंस को पढ़ के बस आप इतना ही आइडिया लगा सकते हो कि सारे ऑब्जेक्ट में से अगर कोई भी पार्ट आपका जो है क्या है पूरी तरीके से बेकार है और कंसिडरेशन में से बेकार है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि वो एग्रीमेंट ही बेकार है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन फोर्थ कंडीशन इसका एक्सेप्शन है, दैट इज द ब्लू पेंसिल रूल। प्लीज राइट इसके ऊपर बेयर एक्ट में लिखिए, इतनी जगह मेरे में बची है, तुम्हारे में भी बची होगी, ठीक है। ब्लू पेंसिल रूल, ब्लू पेंसिल रूल, ठीक है। क्लियर है इतनी बात सभी को? आ गई? सभी ने बना लिया, इतनी सारी चीजें बना लिया, चार्ट बना लिए सारे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन नंबर 23 पढ़ाना है। अब सेक्शन नंबर 23 तो इससे बड़ा सेक्शन है। अब देखो इससे बड़ा सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस भी होते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा सेक्शन 23 की, ठीक है। और इसको जो है ना 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब इन 5 पार्टों को मैं आपको जो है समझाना चाहता हूं अभी, लेकिन टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेन है, टाइम का थोड़ा सा बेटा कंस्ट्रेन है, ठीक। क्योंकि इन 5 को मैं आप, अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। फॉरबिडन बाय लॉ तो आप समझ जाओगे कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। इसके बाद आपका यहां पर डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये जो स्पेशल वर्ड्स आ रहे हैं, फ्रॉडुलेंट आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी, ये जो है बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट ही बहुत वाइड है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट रिगार्ड्स इमोरल, ये कॉन्सेप्ट इमोरल क्या क्या होगा ये कोर्ट बताएगा, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी जो है बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। अब सेक्शन नंबर 23 को पढ़ने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 1 घंटे का समय लगेगा, क्लियर। 1 घंटे का हमारा जो है क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। कितना? 1 आवर का समय लगेगा। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं आपको अभी कराना चाहूं तो 10-15 मिनट में ऊपर से बता सकता हूं, लेकिन डिटेल में तो हम कल ही कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो है इसको सेक्शन नंबर 23 को, वैसे लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन हमारी जो है इसी में आपको समझ में आएगी, ठीक है, इसी में आपको समझ में आएगी। तो इसको हम कल की क्लास में करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कल की क्लास में करेंगे, क्लियर है। अभी नहीं करने वाले हैं, इसको कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि 1 घंटा मुझे लगेगा इसको समझाने में। इसमें मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा और हर एक का इलस्ट्रेशन देकर बताऊंगा कि कौन सी सिचुएशन कब फिट बैठेगी, तब थोड़ा आपका दिमाग और खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं जुडिशियल प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। एक सेक्शन को इतना डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो मुझसे कहां पर कनेक्ट करना है? अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, क्लियर। @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ली जा सकती है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। चलिए